नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबकी की खिदमत में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है बीकानेर चित्रकला शैली। पिछली क्लास में हमने बीकानेर शैली का कुछ पार्ट पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, बीकानेर चित्रकला शैली को। और साथ ही साथ इसकी जो आगे की जो शैलियाँ हैं मारवाड़ शैली की, उनको भी देखेंगे। या फिर अगर लंबी ज़्यादा वीडियो होती है तो हो सकता है कि हम अलग पार्ट में उसको देखें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमने बीकानेर शैली के विषय में मोटा मोटा पढ़ लिया था कि इसके संस्थापक कौन थे, किस सन में जो है इसकी स्थापना हुई, और महत्वपूर्ण जो राजा थे उनके बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा। कौन कौन से पोथी चित्र जो है इसमें चित्रित किए गए, कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं अब तक जो देखा था। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। हमने देखा कि इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक राव बीका जी इसके संस्थापक थे। और ये मारवाड़ या फिर जोधपुर शैली की उपशैली है। इसके प्रसिद्ध चित्रकारों में उस्ताव आता है, ठीक है। और इसने जो है यहाँ पर इनके दरबारियों के और राजाओं के जो चित्र बनाए हैं। और दो चित्रकार और थे जो अकबर के दरबार से यहाँ पर लाए गए थे। कौन कौन से थे वो दो चित्रकार? उस्ताद अली रजा और दूसरे पर थे उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये दो चित्रकार थे जो अकबर के दरबार से लाए गए थे। अब यहाँ पर क्यों लाए गए, देखिए इसका जो कारण था वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बीकानेर क्षेत्र के जो एक राजा थे राम सिंह, ठीक है, राम सिंह बन गए। राम सिंह एक राजा थे जिनकी पुत्री का विवाह जो है जहांगीर से हुआ था। जिनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से। ठीक है, राम सिंह की पुत्री का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से हुआ। जहांगीर से हुआ, इसलिए राम सिंह जो है जहांगीर और अकबर दोनों के समकालीन हुए। कौन? राजा राम सिंह। और इन्हीं की पुत्री का विवाह जो है जहांगीर से हुआ था। जहांगीर यानी सलीम, अकबर के पुत्र से इनका जो है विवाह हुआ। और ये जो दोनों चित्रकार थे वो अकबर के दरबार से कहाँ पर बुलाए गए थे? राम सिंह के दरबार में बुलाए गए थे, यानी कि बीकानेर शैली में बुलाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद में राजा अनूप सिंह आते हैं। अनूप सिंह महाराजा अनूप सिंह आते हैं उसके बाद में। ठीक है, उनके विषय में जो है हम दो चार बातें हैं कि इनके समय में जो है रसिक प्रिया चित्रित की गई। रसिक प्रिया। दूसरा बारहमासा। और तीसरा है भागवत पुराण। ठीक है, रसिक प्रिया जो है वो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित। बारहमासा जो है इसमें मौसमों के बारे में
मौसमों के विषय में चित्रण किया गया है। और भागवत पुराण जो है ये भी कृष्ण के ऊपर आधारित है। कृष्ण पर आधारित है ये भी। ठीक है, अब इसमें दो महत्वपूर्ण चित्र हैं महाराजा अनूप सिंह के। एक महाराजा अनूप सिंह का आत्मचित्रण, अनूप सिंह का आत्मचित्रण, और दूसरा है अनूप सिंह हाथ में तलवार लिए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चित्र हैं इनके समय में। यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हमारे जो नए राजा आते हैं इन बीकानेर शैली में, उनका नाम है महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह। ठीक है, महाराजा गज सिंह आते हैं। अब महाराजा गज सिंह का जो समय था वो क्या था, तो 1745 से लेकर 1787। ठीक है, ये इनका समय था। 1745 से लेकर 1787 ईस्वी इनका समय था। अब कुछ पॉइंट है। देखिए, जो महाराजा गज सिंह थे, बीकानेर शैली में क्या था, बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, राजा राम सिंह के समय से जो है ज़्यादा प्रभाव दिखाई देने लगता है। और जो महाराजा गज सिंह है, इनके समय में बीकानेर शैली से मुगल प्रभाव खत्म होता दिखाई देता है, खत्म होता दिखता है। ठीक है, या यूं कहें कि महाराजा गज सिंह के समय से बीकानेर शैली पर जो मुगल प्रभाव पड़ा हुआ था वो घटना शुरू हो गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें एक चित्रकार था, चित्रकार शाह मुहम्मद। ठीक है, अब इसने शाह मोहम्मद ने जो है कुछ प्रमुख चित्र बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं? स्त्रियां बच्चों से खेलती हुई, स्त्रियां बच्चों से खेलते हुए। दूसरा पॉइंट है शिकार का चित्र, शिकार का चित्र, और राज परिवारों से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए हैं, राज परिवारों से संबंधित चित्र। ठीक है, स्त्रियां बच्चों से खेलते हुए, शिकार का चित्र और राज परिवारों से संबंधित चित्र किसने बनाए हैं? शाह मोहम्मद ने बनाए हैं। और ये कहाँ का चित्रकार है? बीकानेर शैली का चित्रकार है, और विशेष करके महाराजा गज सिंह के समय का चित्रकार है। ठीक है, अब हमारे अगले जो राजा हुए हैं उनका नाम है राजा सूरत सिंह। राजा सूरत सिंह। ठीक है जी, राजा सूरत सिंह हुए हैं। अब इसमें अगले राजा जो है, अब इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनको देख लेंगे। नंबर 1, शीश महल का निर्माण हुआ। शीश महल
का निर्माण और दूसरा है अनूप सिंह का चित्रण। अनूप सिंह का व्यक्ति चित्रण। ठीक है जी, कई बार पूछ लेते हैं कि शीश महल का निर्माण किसने कराया, तो शीश महल का निर्माण जो है राजा सूरत सिंह ने कराया था। सूरज नहीं, सूरत सिंह है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सूरज सिंह है, सूरजमल है या फिर सूरत सिंह है, तो सूरत सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। चलिए अब बीकानेर शैली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बीकानेर शैली की विशेषताएं। बीकानेर शैली की विशेषताएं। बीकानेर शैली की कुछ विशेषताएं हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। लयबद्धता, इन चित्रों में लयात्मकता दिखाई देती है। रेखांकन है, माधुर्य का भाव है, माधुर्य का भाव। चित्रों में कोमलता है, चित्रों में कोमलता है। सूक्ष्म आलेखन है, कल्पना है। सूक्ष्म आलेखन है, कल्पना है। और बीकानेर शैली में जो है ऊंट की खाल पर चित्र बनाए गए हैं। ऊंट की खाल पर चित्रण किया गया है। ठीक है, बीकानेर शैली में क्या है, ऊंट की खाल पर चित्रण किया गया है। एक जोड़ी किवाड़ पर, एक जोड़ी किवाड़ पर देवी देवता का चित्र बना है। देवी देवता का चित्र बना है। ठीक है, एक जोड़ी किवाड़ पर क्या है, यहाँ पर देवी देवता का चित्र दिखाई देता है। और ये कहाँ पर है, अभी ये जो किवाड़ है जिस पर देवी देवता का चित्र बना है, ये कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये जो दरवाजा रखा हुआ है जिस पर देवी देवता का चित्रण हुआ है, और ये बीकानेर शैली में है। कहाँ पर रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यहाँ पर ये संग्रहित है। ठीक है जी। अब हमारी बीकानेर शैली खत्म होती है और हमारी नई शैली आती है अब अजमेर शैली।
अजमेर शैली। चलिए शुरुआत करते हैं अब नए टॉपिक की। अजमेर शैली आज हम स्टार्ट करेंगे और अजमेर शैली के विषय में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये किसकी उपशैली है आप सब लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में। मारवाड़ या फिर जोधपुर शैली की जो है ये उपशैली है और इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक तो जो इनके संस्थापक हैं वो है अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान इनके संस्थापक हैं। और ये कहां पर है? प्रसिद्धि किस कारण है इसकी? प्रसिद्धि और इसका स्थान, ठीक है, अजमेर। स्थान क्या है? अजमेर है। और इसकी जो प्रसिद्धि का कारण है, यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ये जगह फेमस है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में लोग, श्रद्धालु लोग जो है वहाँ पर चादर भेली चढ़ाने के लिए जाते हैं, मन्नतों को मांगते हैं। इस कारण से ये जगह अजमेर जो है बहुत फेमस है राजस्थान में, और यहीं पर अजमेर शैली का विकास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार जो हैं इसमें अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श चित्रकार हैं, और महिला चित्रकार भी हुई हैं 2 महिला चित्रकार। यहाँ पर 2 महिला चित्रकार हुई हैं। कौन कौन सी हुई है? तो हुस्ना और साहिबा, ठीक है। हुस्ना और साहिबा 2 यहाँ पर महिला चित्रकार हुई हैं, और यहाँ का जो प्रमुख चित्रकार था वो था अल्लाह बख्श। अब देखिए, मैं जब अजमेर गया था, मेरा एग्ज़ाम था राजस्थान का, राजस्थान टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मेरा जाना हुआ अजमेर में, तो मैं भी गया दरगाह पर देखने के लिए कि क्या है, कैसी है दरगाह। तो अजमेर में एक बहुत ही फेमस जगह है जो कई बार एग्ज़ाम में भी आती है, जिसको 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं, ठीक है। 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं जिसे, वो अजमेर में ही है। और वो क्या है? वो बेसिकली एक मस्जिद है, ठीक है, जो अवशेषों से बनाई गई थी, और मंदिरों के जो अवशेष थे, जो मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनके अवशेष को यहाँ पर लाया गया और उसको इकट्ठा करके जो है उसको असेंबल कर दिया गया। ये जो झोंपड़ा, जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं, ये मस्जिद है, और इसको 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था।
ऐसा बताते हैं कि ये 2.5 दिन में तैयार हो गया था, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो लगता नहीं है कि ये 2.5 दिन में तैयार हो भी गया होगा या नहीं। ठीक है, यहीं पर एक ऊंची पहाड़ी है जहां पर से एक बड़ा सा मोटा सा पत्थर जो है नीचे की तरफ लुढ़क रहा है और वो बीच में अटका हुआ है। अब वो कैसे अटका हुआ है कैसे नहीं वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ जो है आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर देख सकते हैं। अगर मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। और ये जो अजमेर शैली है, अजमेर जो है वो सॉरी अजमेर शैली कह रहा हूँ मैं, अजमेर जो स्थान है इसके बारे में कर्नल टॉड थे, इन्होंने कुछ कहा है। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिएगा। कर्नल टॉड ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। ठीक है, कर्नल टॉड जो थे इन्होंने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। ठीक है, और दूसरा एक और कथन हुआ है, ये किसने कहा है? ये कुंवर संग्राम सिंह ने कहा है। ठीक है, कुंवर संग्राम सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अजमेर से ही किशनगढ़ का विकास हुआ है। किशनगढ़ का विकास हुआ है। ठीक है, कर्नल टॉड ने कहा कि अजमेर जो है राजस्थान की कुंजी है, और कुंवर संग्राम सिंह ने कहा कि अजमेर से ही किशनगढ़ का विकास हुआ। मतलब किशनगढ़ जो जगह थी उसका विकास में जो है अजमेर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारी अजमेर शैली खत्म हो जाती है। अजमेर शैली से बस ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हमारी नेक्स्ट जो शैली है वो आ जाती है, और हमारी नेक्स्ट शैली है नागौर शैली। या नागौर शैली से पहले जो है हम किशनगढ़ शैली को पढ़ते हैं। ठीक है, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली चलिए अब किशनगढ़ शैली के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। थोड़ा सा क्या, बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है जी, किशनगढ़ शैली बहुत फेमस है। सॉरी, किशनगढ़ शैली जो है इसके संस्थापक के विषय में जानेंगे। सबसे पहले संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे इसके? किशन सिंह, राजा किशन सिंह। ये कौन थे? उदय सिंह के जो है 8वें पुत्र थे। उदय सिंह के 8वें पुत्र।
ठीक है, राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे, कौन थे? किशन सिंह, जिन्होंने क्या किया, किशनगढ़ शैली में इन्हीं के समय में विकास हुआ किशनगढ़ शैली का। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन है? राजा किशन सिंह। इन्हीं के नाम पर जो है इस शैली का नाम पड़ा किशनगढ़ शैली। अब देखिए इसके खोजकर्ता के विषय में बात करेंगे हम। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ताओं के विषय में जानेंगे। इसके खोजकर्ताओं में विशेषकर नाम आता है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, डिक्सन, और दूसरा नाम आता है फैयाज अली, फैयाज अली। ठीक है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली दो लोगों का नाम आता है। अब देखिए ये जो दो लोग थे ये किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे? तो एरिक डिक्सन जो है ये जुड़े हुए थे और मियो स्कूल ऑफ आर्ट, मियो स्कूल ऑफ आर्ट और फैयाज अली जो हैं ये जुड़े हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। ठीक है जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फैयाज अली जुड़े हुए थे और मियो स्कूल ऑफ आर्ट से एरिक डिक्सन जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्या क्या किशनगढ़ शैली की खोज की। इनके खोजकर्ताओं के बारे में अगर हम जानेंगे तो इन दो का नाम विशेषकर सामने आता है। चलिए अब इनका मतलब इन्होंने खोज कैसे की, तो ये क्या गए थे, ये अजमेर के भ्रमण पर गए थे, अजमेर भ्रमण पर, अजमेर भ्रमण पर जाने के दौरान। ठीक है, अजमेर भ्रमण के जाने के दौरान जो है इन्होंने क्या किया, किशनगढ़ शैली की खोज की। अब यहाँ पे जो प्रमुख शासक की हम बात करेंगे, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक के विषय में बात करेंगे तो प्रमुख शासक हुए हैं कुछ, जैसे कि रूप सिंह, मान सिंह, महाराजा राज सिंह, सावंत सिंह। ठीक है, ये कुछ राजा हुए हैं, नाम लिख देता हूं वन बाय वन। रूप सिंह, रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह और सबसे लास्ट में सावंत सिंह, सबसे लास्ट में है और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये राजा हुए हैं प्रमुख जिन्होंने किशनगढ़ शैली में विशेष योगदान दिया है। और अगर हम बात करें सावंत सिंह के विषय में तो किशनगढ़ शैली के उद्धारकर्ता या सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुए हैं किशनगढ़ शैली में, सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन हुए हैं? राजा सावंत सिंह। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में कुछ जानेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजा रूप सिंह के विषय में। राजा रूप सिंह, ठीक है जी। राजा रूप सिंह के विषय में बात करते हैं। कुछ पॉइंट हैं, 3-4, ज़्यादा नहीं है, तो एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया कि रूपनगर बसाया। रूपनगर बसाया, ठीक है। किन्होंने बसाया? रूप सिंह ने रूपनगर बसाया और इसी को जो है अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। दूसरा है किशनगढ़ शैली की नींव जो है यहीं से पड़ी। किशनगढ़ शैली की नींव पड़ी। और इनके समय में जो है कृष्ण की लीलाओं पर आधारित अनेक चित्र बने। ठीक है, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित अनेक चित्रों का यहाँ पर निर्माण किया गया। अब हमारे दूसरे जो राजा हैं वो आते हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। अब राजा मानसिंह के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है राजा मानसिंह के विषय में, 2-3 पॉइंट है बस। पहला पॉइंट है कि ये कवि थे और कला विद्वान थे। ये क्या थे? कवि थे और कला विद्वान थे। और दूसरा है वैष्णव धर्म से संबंधित इनके समय में चित्रण हुआ। वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण कार्य हुआ। ठीक है, ये फेमस काम है इनके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे अगले राजा हैं उनके विषय में देखेंगे। तो हमारे अगले राजा हैं किशनगढ़ शैली में महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह। ठीक है जी, महाराजा राज सिंह अब हमारी इस कड़ी में नए राजा हैं, तो इनके विषय में भी हम जानेंगे। अब देखिए, राज सिंह जो थे ये क्या क्या थे? ये कवि थे, साहित्यकार थे, कवि थे, परमवीर थे, परमवीर यानी कि योद्धा थे, और चित्रकार भी थे। इनके समय में जो है 33 ग्रंथ लिखे गए। 33 ग्रंथ लिखे गए और प्रमुख चित्रकारों में मोर ध्वज या यूं कहे कि निहाल चंद,
ठीक है, मोर ध्वज या निहाल चंद। इसने क्या किया? इसने दरबार का एक प्रमुख चित्र बनाया, दरबार का प्रमुख चित्र बनाया। चित्र बनाया। और दूसरा है चित्रशाला का प्रबंधक नियुक्त किया गया। इसको चित्रशाला का प्रबंधक नियुक्त किया गया। ठीक है, इसने दरबार का चित्र बनाया और इसे वहां की चित्रशाला का क्या किया? प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया। किसको? मोर ध्वज निहाल चंद को। चलिए, अब इसी कड़ी में हमारे जो अगले राजा हैं वो कौन है? सबसे फेमस, सबसे शानदार राजा किशनगढ़ शैली के। कौन? राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह, जहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका समय था 1699 से लेकर 1764। 1699 से लेकर 1764। इनके समय में किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। ठीक है, राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली अपने कहां पर थी? पीक पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी, या ब्रैकेट में लिख लीजिए स्वर्ण काल। ठीक है, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय में था? राजा सावंत सिंह के समय में। दूसरा पॉइंट है, इनके समय में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण हुआ है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण हुआ है। ठीक है, राजा सावंत सिंह कौन थे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी। इनके समय में सबसे ज्यादा जो चित्रण हुआ है, सबसे ज्यादा चित्रण वो किसका हुआ है? कृष्ण का हुआ है। किसका? कृष्ण का। ठीक है, इनका एक उपनाम भी था। और वो क्या था? नागरी दास। इनका उपनाम था। और यहां पर नागरी का अर्थ क्या है? नागरी कहते हैं राधा को, और ये अपने आप को क्या कहते थे? राधा का दास। अपने आप को सावंत सिंह राधा का दास बुलाते थे। राधा का दास बुलाते थे।
बुलाते थे या मानते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे, अपने आप को राधा का दास मानते थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम क्या रखा, नागरीदास रख लिया। अब देखिए इनके समय में एक बहुत ही फेमस चित्र बना है, सुप्रसिद्ध चित्र, सुप्रसिद्ध चित्र कौन सा बना है, बनी ठनी नहीं, बनी ठनी चित्र बना है, इनके समय में बहुत फेमस है। इसके जो चित्रकार थे, इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे, इसके चित्रकार थे निहाल चंद। निहाल चंद इसके, सॉरी चंद्र नहीं, निहाल चंद जो थे इसके चित्रकार थे बनी ठनी के। ठीक है, और इस बनी ठनी का जो मूल नाम था, बनी ठनी का जो नाम था वो था जरीना। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये दिल्ली की रहने वाली थी। ठीक है, दिल्ली की रहने वाली जरीना का चित्र किसने बनाया, निहाल चंद ने बनाया। और ये किस नाम से फेमस हुआ, ये चित्र बनी ठनी के नाम से फेमस हुआ। बनी ठनी को राधा का रूप भी बुलाते हैं, राधा का रूप। ठीक है, बनी ठनी को किस रूप में जाना जाता है, राधा के रूप में जाना जाता था। और ये किसका चित्र था, जरीना का चित्र था, जो दिल्ली से थी। ठीक है, सावंत सिंह जो थे वो कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे। और यहाँ का जो प्रमुख चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार कौन है, निहाल चंद। यहाँ का प्रमुख चित्रकार है निहाल चंद। अब बनी ठनी के विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार पूछा जाता है। बनी ठनी चित्र, बनी ठनी के चित्र के विषय में जानते हैं। तो बनी ठनी को एक तो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, भारतीय मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। और ये किसने कहा इसको भारतीय मोनालिसा, तो राय कृष्णदास, राय कृष्णदास ने इसको क्या कहा, मोनालिसा कहा, भारतीय मोनालिसा। इसका जो समय है, इसका जो समय है वो 1760 ईस्वी में इसका समय है। इसकी जो विधि है, विधि या टेक्निक जो है इसकी, वो टेम्परा है।
टेम्परा विधि में बनी है। और अगर हम इसकी बात करें माध्यम के विषय में, माध्यम के विषय में बात करें तो जल रंग, कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग। अब ये संग्रहित कहां पर है? संग्रहित कहां पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? निहाल चंद। इसके चित्रकार हैं निहाल चंद। और निहाल चंद को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मोर ध्वज के नाम से। ठीक है। और निहाल चंद के बारे में एक छोटी सी बात रह गई, हाँ यहीं पर लिख देता हूं। चलिए मैं निहाल चंद, निहाल चंद ने नगर समुच्चय नाम से, नागर समुच्चय नाम से, नागर समुच्चय नाम से 75 चित्रों को 75 चित्रों को चित्रित किया। ये क्या थे? ग्रंथ चित्र थे, ग्रंथ चित्र। ठीक है। नागर समुच्चय के नाम से इसने ग्रंथ चित्रित किया, जिसमें क्या था? 75 चित्र थे। चलिए अब किशनगढ़ शैली को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया राजा सावंत सिंह। अब नेक्स्ट जो हमारे राजा आते हैं वो राजा कल्याण सिंह आते हैं। राजा कल्याण सिंह। राजा कल्याण सिंह, किशनगढ़ शैली का पतन इनके समय में दिखाई देता है। किशनगढ़ शैली का पतन, किशनगढ़ शैली का पतन इनके समय से शुरू हो जाता है। और ग्रंथ चित्र जो था इनके समय में, ग्रंथ चित्रण जो हुआ है वो हुआ है गीत गोविंद का। गीत गोविंद का चित्रण इनके समय में हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे राजा हुए हैं
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब किशनगढ़ शैली का जो पतन होने लगा तो यहाँ पर कौन सी नई शैली का प्रभाव जो है दिखाई देने लगा, तो नोट में लिख लीजिएगा। कंपनी शैली के प्रभाव से, कंपनी शैली के प्रभाव से किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली के कंपनी शैली के प्रभाव से किशनगढ़ शैली के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। ठीक है, कंपनी शैली शुरू हो गई थी तो उसकी वजह से जो है किशनगढ़ शैली में जो है पतन शुरू हो गया। किशनगढ़ शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष से नीचे की ओर गिरने लगी, उसका पतन यहाँ से दिखाई देने लगा। अब किशनगढ़ शैली के कुछ प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्र, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों में हम बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है बनी ठनी। इससे उत्कृष्ट और कोई चित्र नहीं है किशनगढ़ शैली में। चांदनी रात के गवैये, चांदनी रात के गवैये, चांदनी रात के गवैये। तीसरा पॉइंट आता है प्रेम क्रीड़ा। चौथा चित्र है रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण। नौका विहार, नौका विहार। दीपावली के दीप, दीपावली के दीप। या फिर इसी को दीपमाला एवं दीप कहा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख चित्र थे किशनगढ़ शैली के। अब बात आती है प्रमुख चित्रकारों के विषय में। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों के विषय में बात करेंगे तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। निहाल चंद, सीताराम, लाडली दास, तुलसीदास, तुलसीदास, नानक राम, नानक राम, भवानी दास, भवानी दास,
ये कुछ प्रमुख चित्रकार हुए हैं किशनगढ़ शैली में। अब बात करते हैं उन ग्रंथों की जिन ग्रंथों का यहाँ पर चित्रण हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ चित्रण, प्रमुख ग्रंथ चित्रण। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ चित्रण हुआ है तो किस किस का हुआ है? गीत गोविंद, भागवत पुराण, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, चौथा है रागमाला। अब किशनगढ़ शैली की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे। विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की कुछ विशेषताएं हैं। स्त्री चित्रण को महत्व मिला। स्त्री चित्रण को महत्व मिला। दूसरा, नारी सौंदर्य। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नारी सौंदर्य को किस शैली में दिखाया गया, तो वो दिखाया गया किशनगढ़ शैली में। अब इस शैली में जो है स्त्रियों के जो केस दिखाए गए हैं वो लंबे दिखाए गए हैं केस। नारियों के केस लंबे दिखाए गए हैं, लंबे दिखाए गए हैं। चौथा है केस खुले हुए हैं। केस क्या है, बाल क्या है, वो खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं हैं। भौहें धनुषाकार हैं। आंखों के ऊपर जो भौहें होती है वो धनुषाकार हैं। नाक लंबी एवं नुकीली है। नाक लंबी एवं नुकीली है। हाथों पर मेहंदी लगी है। हाथों पर मेहंदी लगी है। उधर ऊपर ऊपर चढ़े हुए हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं। भुजाएं लंबी व पतली हैं। भुजाएं लंबी व पतली हैं। पैरों में महावर लगी हुई है। पैरों में महावर लगी हुई है। महावर लगी है। मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है।
मिश्रित रंगों का प्रयोग, मिश्रित रंगों का प्रयोग। रंग योजना कैसी है? चटक, गहरे गहरे रंग प्रयोग किए गए हैं। कान के पास बालों की एक लट, कान के पास बालों की लट झूलते हुए दिखाई दी गई है, झूलते हुए चित्रित की गई है। ठीक है जी, इस तरह से हमारी किशनगढ़ शैली आज समाप्त होती है। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग कि जो राजा सावंत सिंह थे, राजा सावंत सिंह थे जो, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते थे, कृष्ण का अवतार। ये अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते थे और ये अपने आप को नागरीदास कहलाते थे। नागरी का मतलब राधा होता था और इनका कहना था कि मैं राधा का दास हूँ। ठीक है जी, इस तरह से आज की क्लास जो है हमारी समाप्त होती है। किशनगढ़ शैली समाप्त की आज हमने। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी और क्लास आगे चलाने का, आगे बढ़ाने का हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लाते रहें। चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।